हेलो नमस्कार। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस से राइटिंग स्किल्स पार्ट में एनालिटिकल पैराग्राफ। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट के व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में हम एक्चुअल में लिखते क्या क्या हैं, हम किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ की जो बॉडी है उसको फ्रेम करते हैं, एंड ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, सो लेट अस मूव ऑन विद आवर वर्क। सो आपने देखा होगा कि हमारा जो राइटिंग स्किल्स पार्ट है, राइटिंग स्किल्स पार्ट के अंदर बेसिकली आपकी राइटिंग और कॉम्पोजिशन की जो स्किल्स है वो चेक की जा रही है, राइट। और उनको चेक करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो हमारे कंटेंट है। सो फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली लेटर राइटिंग और सेकंड पार्ट हमारा है एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर राइटिंग में वी ऑल नो कि हम लेटर्स लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, राइट। सो ये हमारा लेटर राइटिंग का पार्ट है। बट एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। सो सबसे पहले बिफोर सीइंग कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, सो हम ये देखते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो बेसिकली बेस्ड किस चीज पे होता है। सो एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी आपके माइंड में वर्ड आएगा तो वहां से आप ये चीज कंफर्म करके चलिए कि आपको एनालिसिस करना है, राइट। जैसा कि हम नेम में देख रहे हैं, यहाँ पे आप नेम में देख सकते हो कि एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल मीन्स इट इज बेसिकली अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस, राइट। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मीनिंग है कि हमें कोई भी डेटा अगर दिया हुआ है तो उस डेटा को हमें एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है और उसको एक सिंपलर वे में एक ब्रॉडर ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना है। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि हम हमारे पास जो भी डेटा है हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखें। एनालाइज करने का मतलब यही होगा कि हम उसको सिंपलर तरीके से खुद से अंडरस्टैंड करके और दूसरों को भी उसी तरीके से समझा पाए। सो सबसे पहला हमारे पास जो बेसिक तरीका है एनालाइज करने का वो हमारा आता है ग्राफ से, डेटा से, राइट। और डेटा हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। और डेटा जो है हमारा मेनली ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट हमारे पास जो है, फर्स्ट वी हैव बार ग्राफ्स, राइट। सो इन बार ग्राफ्स वी हैव 2 or 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंट्रीज। हमारे पास 2 या 3 अलग अलग टाइप की एंट्रीज होते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं एंड इट इज शोन इन द शेप ऑफ अ बार। एक बार के शेप में ये शो किया जाता है। सेकेंड हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ, राइट। अब ये जो लाइन ग्राफ है इसके अंदर आपके पास एक लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, 3 लाइन हो सकती है। कंपेयर किया जा सकता है अलग अलग नंबर्स के बीच में कि एक लाइन किसी चीज को डिनोट कर सकती है, सेकेंड लाइन जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी को डिनोट कर सकती है, थर्ड लाइन किसी तीसरी क्वांटिटी को डिनोट कर सकती है। सो ये हमारा होता है लाइन ग्राफ्स। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ का, वो है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है ये एक सर्कुलर फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होता है। अगर आपने क्लास 10th में मैथ्स का एक चैप्टर है सर्कल्स, अगर उसको अच्छे से पढ़ा है, सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सर्कल का ये जो बेसिकली एक पार्ट है इसको हम सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो डेटा है वो डिवाइड होता है और उसको यूज किया जाता है ये शो करने के लिए कि हमारा डेटा जो है वो कितना परसेंटेज किस चीज में डिवाइडेड है। आफ्टर दैट यहाँ पे डोनट शेप में भी हमारा आ जाता है। तो डोनट आपको पता होगा, डोनट एक तरीके का स्वीट है, स्नैक है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डोनट शेप ग्राफ भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, किसी किसी में हमारे पास डोनट शेप ग्राफ भी आ जाते हैं, राइट। सो ये हमारे पास बेसिक शेप्स हैं
और बेसिक टाइप्स हैं कि किस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल किया जा सकता है। उसके बाद हम सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है हमारा उस पे आते हैं कि व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये समझने के लिए कि व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ हम देखते हैं, रीड करते हैं। एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. सो एनालिटिकल पैराग्राफ आपका क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज के बारे में जो भी पता है, जो भी आप समझते हो उस चीज के बारे में, आपको एक सिंपलर लैंग्वेज में सीक्वेंस वाइज उसको खोल खोल के अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को उस डेटा के बारे में समझा रहे हैं जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट। आप किसी ऐसे इंसान को उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो डेटा शायद रीड करना नहीं आता है। तो डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हो, और इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में उस चीज को समझ पाए। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सो डिस्क्राइब करना है आपको जो डेटा है, बट जो डेटा है वो किसके फॉर्म में दिया गया है? इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज और टेबल, right? When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. अब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको उस डेटा की, जो भी आपको ग्राफ सामने दिया गया है उसकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में, क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में आपको क्या करना है, उसको शो करना है, उसको शोकेस करना है। उसको शोकेस आपको करना है अपनी राइटिंग में, आपको लिख के दिखाना है इस तरीके से, सो दैट कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि इस पाई चार्ट में, इस बार ग्राफ में, इस लाइन ग्राफ में, इस हिस्टोग्राम में, इस टेबल में किस टाइप का डेटा जो है वो प्रोवाइडेड है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं मार्किंग स्कीम। एनालिटिकल पैराग्राफ आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है बेसिकली 5 मार्क्स का, राइट। इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है और इसको आपको लिखना होता है 100 to 120 वर्ड्स में। इसकी जो वर्ड लिमिट है दैट इज 100 to 120 वर्ड्स। बट इसका जो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स है वो एक बार देख लेते हैं हम। कंटेंट के लिए आपको दिए गए हैं 3 मार्क्स, और उन 3 मार्क्स के अंदर आपकी जो पैराग्राफ की बॉडी है उसको आपने कितने अच्छे तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से शोकेस किया है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देखो कि हाफ मार्क जो है दैट इज फॉर द टाइटल ऑफ पैराग्राफ। तो आपको पैराग्राफ का टाइटल देना है तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स इज गिवन फॉर इंट्रोडक्शन एंड एन ओवरव्यू। आप इंट्रोड्यूस उसको करें, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डेटा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप इंट्रोड्यूस करें, उसका एक ओवरव्यू दें, तो 2 मार्क्स विल बी गिवन। हाफ मार्क्स इज आल्सो फॉर कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग मतलब कितना अच्छे तरीके से आप उसको एंड करते हैं, जो बॉडी है उसको एंड करना उतनी ही इफेक्टिव नोट पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक्सप्रेशन के लिए आपको रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स मिलते हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर आप कितने अच्छे से आपने वर्ड्स का यूज किया है, कितने अच्छे से आपने सेंटेंस फॉर्म किए हैं, कितने अच्छे से आपने आइडिया को प्रेजेंट किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, वो सब आता है आपका एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली आपके होते हैं 2 मार्क्स। सो 1 मार्क इज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ एंड द रेस्ट ऑफ द 1 मार्क इज फॉर लैंग्वेज यूज। किस टाइप की लैंग्वेज आप यूज करते हैं, कितनी इफेक्टिव लैंग्वेज उसमें यूज करते हैं। देखिए पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए, जो कि आपने 9th क्लास में भी किया है, सो आपको पता है ऑलरेडी कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सिंपलर लैंग्वेज को यूज करना है। बट सिंपलर लैंग्वेज को यूज करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही एक बिल्कुल बेसिक प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज आप यूज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके वर्ड्स की चॉइस ऐसी होनी चाहिए सो दैट कि द पर्सन हु इज रीडिंग दैट पैराग्राफ उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि आपके बताने की, आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस टाइप की है, किस लेवल पर है। सो दिस इज ऑल फॉर द मार्किंग स्कीम।
आफ्टर दैट लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स जो है वो आपके बेस्ड होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उन टाइप के क्वेश्चन में याद रखनी है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वन, तो फर्स्ट टाइप जो है वो आपका दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, राइट। गिवन डेटा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, राइट। ये बड़ा ही सिंपल सा है। फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा जो है वो आपका किसके बेसिस पे आता है, जो ग्राफिकल सिचुएशंस है। ग्राफिकल सिचुएशंस मींस जहां पे आपको किसी भी तरीके का ग्राफ दिया गया, किसी भी तरीके की ग्राफ के अंदर आपको जो डेटा है वो प्रोवाइड किया गया है, उसको हम एक ग्राफिकल सिचुएशन बता देंगे, ठीक है। हम इसको ग्राफिकल सिचुएशन बोलेंगे। सो फर्स्ट आपका है ग्राफिकल सिचुएशन, जहां पे पाई चार्ट दिया जा सकता है, आपका बार ग्राफ दिया जा सकता है, लाइन ग्राफ दिया जा सकता है, हिस्टोग्राम दिया जा सकता है, आपका टेबल भी दी जा सकती है, राइट। सो ये सारी चीजें दी जा सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गिवन आर्ग्यूमेंट और अ स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है, राइट। आपको एक आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है। आई होप कि आप सभी को डिबेट के बारे में पता होगा, राइट। आप सभी को पता होगा कि डिबेट क्या होता है। सो डिबेट में जिस तरीके से दो साइड होते हैं, फर्स्ट इज फॉर एंड सेकेंड इज अगेंस्ट। किसी भी डिबेट में आप या तो उसके फॉर में बोलते हैं, या तो फॉर द मोशन बोलते हैं, या अगेंस्ट द मोशन बोलते हैं। या तो आप उस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम फॉर बोलेंगे, अगर आप उस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम अगेंस्ट बोलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी बात पे डिपेंड करके आपको सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट या एक आर्गुमेंट ऑलरेडी दी जाती है। अब उस स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को आपको क्या करना है, आपको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक्सेप्ट, आपने वो एक्सेप्ट किस लिए किया, आपको वो रीजन जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपने उसको रिजेक्ट किस वजह से किया, वो भी आपको रीजंस देने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक टाइम पर सिर्फ एक ही बात लिखनी है, इधर यू हैव टू चूज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राइट। या तो आपको एक्सेप्ट करना है वो टॉपिक, या फिर आपको रिजेक्ट करना है। आप दोनों नहीं मेंशन कर सकते। आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा कि सॉल्यूशंस के अंदर इन फेवर और इन अगेंस्ट ये दोनों लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ओपिनियन है वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप हो किस साइड। अगर आपके माइंड में ये क्लियर नहीं है कि आप हो किस तरफ, या आप एक्सेप्टेंस की तरफ हो या रिजेक्शन की तरफ हो, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करिए और उसके अंदर ये देखिए कि आपको ये टॉपिक के फॉर में लिखना है, उसके फेवर में लिखना है, या उसके अगेंस्ट में, या उसके ऑपोजिट में लिखना है। क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड टाइप। तो पहला टाइप हमारा हो गया ग्राफिकल सिचुएशन, जहां पे ग्राफ्स में डेटा दिया जाएगा। सेकेंड टाइप का सिचुएशन हमारा हो गया स्टेटमेंट सिचुएशन और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन। आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन मतलब कि आर्गुमेंट दी जाएगी, दो साइड होंगे, या तो फॉर या अगेंस्ट, दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, जो कि हमारा होता है स्वॉट एनालिसिस का। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? सो स्वॉट एनालिसिस नॉर्मली जो है वो किसी भी बिजनेस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो बिजनेस जब कोई भी ब्रांड लॉन्च करने वाले होते हैं तो उस टाइम पे वो एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। और स्वॉट एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। अब ये स्वॉट है क्या, ये एनालिसिस क्यों किया जाता है? स्वॉट एनालिसिस सबसे आसान तरीका और इफेक्टिव तरीका माना गया है किसी भी ब्रांड की सक्सेस को फिगर आउट करने के लिए। सबसे पहले जितने भी डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रांड को सबसे पहले चेक करते हैं कि उस ब्रांड की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, उसकी जो मजबूत चीजें, जो मजबूत पॉइंट्स है वो क्या क्या है।
तो वो नोट डाउन किए जाते हैं। आफ्टर दैट उसकी जो वीक पॉइंट है वो क्या क्या है वो नोट डाउन किए जाते हैं। आफ्टर दैट उसके उस ब्रांड से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रेज की जा सकती हैं फ्यूचर में, वो पॉइंट्स नोट डाउन किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो थ्रेट्स वो ब्रांड पोजेस करेगा इन फ्यूचर, वो वाले पॉइंट्स नोट डाउन किए जाएंगे। जब कोई भी कंपनी इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती है, सो आफ्टर नोटिंग डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, वो क्या करते हैं, वो एक एनालिसिस करते हैं कि इस SWOT के अंदर किस बॉक्स में कितने ज्यादा पॉइंट्स है, राइट। और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो ब्रांड जो है वो फ्यूचर में वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो सिंपल भाषा में अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ्स जो है अगर वो ज्यादा है और वीकनेस हमारे पास कम है, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और थ्रेट्स कम है, तो इसका मतलब जो ब्रांड है वो फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस कि यहाँ पर वीकनेसेस ज्यादा है या थ्रेट्स ज्यादा है, उस ब्रांड के अंदर कमजोरियां ज्यादा है, या वो किसी ऐसे पॉइंट पर थ्रेट रेज कर देगा फ्यूचर में जाके, तो उस प्रोडक्ट को फ्यूचर के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो स्वॉट एनालिसिस बहुत ही आसान तरीका होता है बिजनेस वेंचर्स के लिए, ये देखने के लिए कि कोई भी ब्रांड जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब ये तो थी ब्रांड की बात। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में हमारा स्वॉट एनालिसिस का क्या रिलेशन है, हम इंग्लिश में स्वॉट एनालिसिस को क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में स्वॉट एनालिसिस का यूज जो है वो ये बताने के लिए, ये फिगर आउट करने के लिए किया जा सकता है कि कोई एक पर्सन एक डिसीजन को ले या ना ले, राइट। तो उसके लिए स्वॉट एनालिसिस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम थोड़ी देर के बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे वेयर देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही है, बट अब उसने एक स्वॉट एनालिसिस किया है उस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, और उसी स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है, you on the behalf of her have to decide कि she should go to that college or not, उसको वो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको उसके लिए डिसाइड करना है। आप उसके पॉइंट्स देखेंगे, पहले आप स्ट्रेंथ के पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद आप वीकनेसेस के पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट्स देखेंगे, फिर थ्रेट्स के पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देयर कैन बी डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं, और यही अलग अलग जो पॉइंट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि आपको वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, वो आपके फेवर में होगा या नहीं होगा। सो ये हमारा होता है स्वॉट एनालिसिस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स। ये इन टाइप्स के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। सो जस्ट लाइक एनी अदर पैराग्राफ, बिल्कुल सेम सिंपल जैसे हमारा कोई और दूसरा पैराग्राफ होता है, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह हमारा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमारा होता है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और उसी के अंदर थर्ड हमारा है कंक्लूजन। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और ये आप नोट बना लीजिए अपने पास, ये आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के अंदर आपको लाइन चेंज नहीं करनी है, आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है, आपको कंटिन्यूअसली लिखना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनालिटिकल पैराग्राफ, नॉट एसे। ठीक है, अगर वो ऐसे होता तो आप अलग अलग डिफरेंट पैराग्राफ्स बना सकते थे। ऐसे जो होता है उसके अंदर आपके 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे अगर होता है तो वो आपका होता है 2 या 3 पैराग्राफ का। बट अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस एक आपको पीस ऑफ राइटिंग कंप्लीट करना है, राइट। इसके अंदर और कोई बात नहीं है, जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप वो बॉडी लिख रहे हैं पैराग्राफ की,
तो वहां पे ये जो इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी जो है, और ये जो कंक्लूजन है, ये आपको उसी के अंदर इंक्लूड करना है, अलग से आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, बॉडी में आप डिटेल एनालिसिस करेंगे डेटा का, और उसके बाद कंक्लूजन में आप एंड कर देंगे आपके पैराग्राफ का ये बताते हुए कि व्हाट माइट बी द रीजंस। आप रीजंस बता सकते हैं कि ये जो डेटा है ये किस रीजन की वजह से इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ है, इस तरीके से इकट्ठा कलेक्ट किया गया है, राइट। आप वहां पर एंड नोट पर ये बता सकते हैं कि इन अ नटशेल, इन द एंड आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली इस पर्टिकुलर डेटा से, वो आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में आप यू कैन एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइंस, 1 या 2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉडी में आपको एनालिसिस करना है जैसे कि मैंने अभी बताया, और कंक्लूजन में आपको एक ओवरऑल व्यू के साथ कंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कुछ यूजफुल टिप्स। देयर आर सम यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो 9th क्लास में हुए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की तरह ही है, बहुत ही सिंपल रहेगा। बट यहाँ पर जो मेन बात है वो होती है कॉम्पोजिशन की। कितने इफेक्टिव तरीके से आप अपनी बातों को कंपोज करते हैं इस एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैटर करता है। अब कंपोज करने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप 1 या 2 इंफॉर्मेशन को 2 सेंटेंसेस में अलग अलग नोट डाउन कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ एक स्पेशल फ्रेजेस यूज करके, कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स, कुछ इफेक्टिव फ्रेजेस यूज करके उन 2 सेंटेंसेस की बात को एक ही सेंटेंस में इकट्ठा कंपोज कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी कम हो जाएगी, आप ज्यादा बातों को कम शब्दों में आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। सो यू कैन डू दिस इन अ वेरी इफेक्टिव वे just by using some of the particular phrases जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम कुछ एक phrases देखते हैं। So for an introduction के लिए आप start कर सकते हैं, यहाँ पे जो phrases दिए हुए हैं, you can start with the following phrases. The chart given above describes. अब इसके बाद describes के बाद question में क्या है, किस टाइप का डेटा दिया हुआ है, वो आपको इसके बाद कंटिन्यू करना है, right? The table suggests, the line graph shows, the data given provides information about, the pie chart illustrates, etc. So यहाँ पे आपको ये सिर्फ सेंटेंस स्टार्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो अभी हम जब एक सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता दूंगा कि किस तरीके से आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जब हम आते हैं बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में, तो बॉडी में आपको एनालाइज करना है, आपको जो डिटेल्स हैं आपके डेटा की वो आपको एनालाइज करनी है। और जब आप उनको एनालाइज कर रहे होंगे तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपको 2 सेंटेंसेस का जो कंटेंट है वो हो सकता है कभी कभी एक ही सेंटेंस में क्लब करना पड़े, राइट। तो उसके लिए आप कुछ एक इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो है वो यूज कर सकते हैं, और वो कौन से हैं? लेट अस सी इन द सेकंड पॉइंट, फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड का मतलब होता है फैशन, राइट। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड का मतलब फैशन नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड का मतलब है कि किस टाइप का पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे मैटर करता है कि आपका ग्राफ जो है, आपका लाइन ग्राफ, आपका हिस्टोग्राम किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जहां पे भी आपको दिखे कि आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे आप देख सकते हो अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इट इज शोइंग अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू डबल हो चुकी है पहले से, तो आप बोलेंगे रैपिडली डबल। अगर एकदम से प्राइस ऐसे ऊपर चले जाते हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह, राइट, तो उसको आप बोलेंगे स्काई रॉकेटेड। द प्राइसेस स्काई रॉकेटेड इन द ईयर 2019 to 2023।
तो वो स्काई रॉकेटेड हो गया। आफ्टर दैट स्ट्राइकिंग इंक्रीज, ये स्काई रॉकेटेड की तरह ही सेम है। पीक्ड, पीक मीन्स एट अ लेवल, एट द अटमोस्ट लेवल। आफ्टर दैट सोरिंग रेट्स, ये भी रेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसके लिए। डिक्लाइंड, डिक्लाइन मीन्स अब नीचे आ जाना, ठीक है, डिक्लाइन यूज होता है नीचे आने के लिए। प्लमेटेड ऑल्सो, प्लमेटेड ऑल्सो, प्लमेटेड मीन्स बीइंग ऑन अ सेम लेवल, ठीक है, जब वो एक ही लेवल पे हैं बहुत टाइम तक के लिए तो उसको हम बोल सकते हैं प्लमेटेड। उसके बाद लेवल्ड ऑफ, लेवल्ड ऑफ ऑल्सो ऑन द सेम लेवल। स्टैग्नेटेड मीन्स टू स्टे स्टिल, स्टैग्नेटेड मीन्स उसी जगह पे, स्टैग्नेटेड रहना, उसी जगह पे स्टिल रहना। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मीन्स फ्लक्चुएट करना, जिस तरीके से हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएट। स्टार्टिंग टू राइज, ये आपको पता ही ऑलरेडी। स्टार्टिंग टू फॉल, नीचे गिरना, राइट। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मीन्स ऑल्सो नीचे गिरना। स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, धीरा, मतलब कम, राइट, बिल्कुल मामूली सा। सो ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो ट्रेंड्स बताने के लिए, पैटर्न्स बताने के लिए। आपके ग्राफ में इनमें से कोई भी पैटर्न अगर दिखता है तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर द प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर द प्राइसेस स्टैग्नेटेड, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर द प्राइसेस फेल डाउन, ठीक है, दे ड्रॉप्ड डाउन। तो ये आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटीज डिस्क्राइब करनी है, क्वांटिटीज जैसे अगर आपको डिस्क्राइब करनी है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल 48% ऑफ, 1/3 ऑफ। अगर आपको क्वांटिटीज कंपेयर करनी है, आप एक एंट्री और दूसरी एंट्री के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि फर्स्ट एंट्री इज 1/3 ऑफ द सेकेंड एंट्री। तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट एंट्री इज दिस, सेकेंड एंट्री इज दिस, आप सीधा ही कंपेयर कर सकते हो। आफ्टर दैट नियरली 1/4 ऑफ, 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट। ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मीन्स ज्यादातर। ऑन एवरेज, एवरेज मीन्स औसतन, ठीक है। ट्वाइस एज मच, ट्वाइस एज मच मीन्स उसका डबल। ऑलमोस्ट इक्वल, इक्वल लेवल पर। द हाइएस्ट, द लोवेस्ट, वेरी क्लोज टू 2%, वेरी क्लोज टू 10%, अप्रोक्सीमेटली 5%। ये जो क्वांटिटीज हैं रफली ये आप यूज कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट आप रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप कॉन्ट्रास्ट भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। दो वैल्यूज के बीच में जब भी आप कॉन्ट्रास्ट या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो वहां पर आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, राइट, सिमिलरली, जब दो वैल्यूज एक जैसी हो तो वहां पे सिमिलरली हम बोल सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, बट इन द ऑपोजिट केस, जब दो वैल्यूज ऑपोजिट केस में आ जाएंगी तो ऑपोजिट केस हम बोल सकते हैं। हाउएवर, वेयर एज, व्हेन इट कम्स टू। सो ये सारे जितने भी फ्रेजेस हैं आपके यहाँ पर, इन सभी को आप यूज कर सकते हो रिलेशनशिप बनाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फॉर द कंक्लूजन, अब आ जाते हैं एंडिंग पे। कंक्लूजन शो करने के लिए, कंक्लूजन दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ एक फ्रेजेस जो है सेंटेंस स्टार्टर्स है वो यूज कर सकते हो, जैसे ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस। ये आप यूज कर सकते हो बेसिकली आपका जो कंक्लूजन है उसको बताने के लिए। कंक्लूजन में आप एंडिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए वहां पे आप लिख सकते हैं कि इन अ नटशेल वी वांट टू से दिस, ठीक है। फॉर द चार्ट गिवन द प्राइसेस हैव फॉलन डाउन। in a nutshell या overall this chart shows an overview of the sales of a particular product। तो इस तरीके से आप अपने जो पैराग्राफ है उसको एंड कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू सैंपल एनालिटिकल पैराग्राफ। अभी तक हमने ये देखा था, हमने बेसिक डिटेल्स देख ली, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं।
और अब हम ये देखेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ को आपको स्टडी कैसे करना है और आपको लिखना कैसे, राइट। सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको डेटा को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज उसी डेटा को समझ के आपको लिखने से पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किन किन वैल्यूज को किसके साथ कंपेयर करेंगे और किन किन वैल्यूज को अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में प्लेस देंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ, ठीक है। तो ये पाई चार्ट हमको क्या शो करता है, ये पाई चार्ट हमको ये शो करता है कि हाउ मच डिड अ फैमिली स्पेंड, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर कितना मनी उन्होंने स्पेंड किया है, कितना मनी वो स्पेंड करते हैं रेगुलरली इन अ मंथ अलग अलग चीजों पे, वो यहाँ पे पाई चार्ट में दिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्लोथ्स के लिए, ग्रोसरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, रेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, या और जो दूसरे मिसलेनियस या बाकी के जो बचे हुए खर्चे हैं उनके लिए वो कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करते हैं, कितना परसेंटेज स्पेंड करते हैं, राइट। तो टोटल अमाउंट का यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना है और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आपको एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है, राइट। अब एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हमारी वैल्यूज है जो एक दूसरे से रिलेट की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लोथ्स है और एजुकेशन है ये 19-20 है, राइट। दीज आर 19% एंड 20%, सो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन दोनों चीजों के लिए हम सिमिलर वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। हमने फ्रेज में अभी किया था, राइट, हमने फ्रेज में अभी किया था कि सिमिलर जो वर्ड है वो हम यूज कर सकते हैं इन दोनों क्वांटिटीज के लिए। उसके बाद हमारी आ जाती है ग्रोसरी, और उसके बाद कलेक्टिवली आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस, राइट। तो हम ये भी बता सकते हैं, इस तरीके से हम दो चीजों को ऐड करके किसी और से भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी कि व्हाट इज रिटन इन आवर एनालिटिकल पैराग्राफ। लेट अस रीड दैट। The pie chart provides information about the amount of money a family has spent on different items in a month. तो सबसे पहले ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है, राइट। ये आपका इंट्रो है, इंट्रोडक्टरी लाइन है। सो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रेप्लिकेट। आपको वही स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस शोज आर इंट्रोडक्टरी लाइन, ये हमारी स्टार्टिंग की लाइन है। तो इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में ये पाई चार्ट किसके बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे आपने स्टार्ट किया, द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ये जैसे ही प्रोवाइड की गई है, यहाँ से आप देख सकते हो कि बेसिक सी चीज है, जो सेंटेंस स्टार्टर है वो यहाँ पे यूज किया गया है। द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, clear? After that, on an average, the family has spent majorly on grocery, which is 23% of the total expenses. अब एक सिंपल सा मैं आपको टिप बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात आप क्या मेंशन कर सकते हो, आप एक हाईएस्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक लोएस्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप दो पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में, दो पर्टिकुलर कैटेगरीज के बीच में आप कंपैरिजन दिखा सकते हो। हर दो कैटेगरीज को आपने फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी उठा ली, फॉर एग्जांपल, राइट। आपने फर्स्ट कैटेगरी उठाई, यहाँ से आपने पिकअप किया है क्लोथ्स, राइट। जैसे ही आपने क्लोथ्स पिकअप किया तो आप फर्स्ट कैटेगरी क्लोथ्स और सेकेंड कैटेगरी रेंट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हो। तो आप यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में ये लिख सकते हो कि रेंट इज जस्ट 1/4 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। इस तरीके से आपने कंपेयर कर दिया, राइट। थर्ड आपकी एंट्री है एजुकेशन की, फोर्थ आप एंट्री ले लो मिसलेनियस, राइट। तो एजुकेशन और मिसलेनियस के बीच में अब आपने कंपैरिजन कर दिया।
फिर आपने ट्रांसपोर्ट और ग्रोसरीज के बीच में कंपैरिजन कर दिया। तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट का कंपैरिजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी सी टिप है जो मैंने आपको दे दी है। आप सबसे पहला हाईएस्ट मेंशन कर दीजिए, सेकेंड आप लोवेस्ट मेंशन कर दीजिए, और फिर दो दो कैटेगरीज चूज करके आप उनके बीच में कंपैरिजन शो कर दीजिए कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से किस तरीके से रिलेटेड है, राइट। आफ्टर दैट अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने एनालिटिकल पैराग्राफ पर। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट लाइन हमारी जो है वो है whereas it has spent 20% on education which shows that it's the second priority for the family। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी है ग्रोसरी, राइट। तो दे हैव स्पेंट मेजरली ऑन ग्रोसरी, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी यानी कि 20% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने एजुकेशन का मेंशन कर दिया। अब the other item on which it has spent the most is clothes and transportation, which levels of 19 and 18% respectively। अब वही बात आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ एक वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो उसका मीनिंग यहाँ पे क्या रह जाता है? उसका मीनिंग ये है कि दोनों एक तरीके से एक ही लेवल पर है, राइट। और वो जो लेवल है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि नेक्स्ट item is clothes and transportation which both level at 19 and 18% respectively, right। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है clothes और transportation भी। 15% of their expenses were on other items that might include stationery, cosmetics, accessories, etc। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मिसलेनियस है, राइट, ये मिसलेनियस के अंदर आपके कोई भी जो दूसरे आइटम्स रह गए, आपके दूसरे एक्सपेंसेस रह गए, वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज ये इन्होंने यहाँ पर यूज कर लिया। द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन ग्रोसरी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लोथ्स। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इन चीजों पे यूज किया गया। ओवरऑल अब यहाँ पे हमारा आ गया है एक तरीके से एक ओवरव्यू, राइट। हमने यहाँ पर अब ओवरव्यू लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओवरव्यू में आपका क्या आ जाएगा कि इन टोटल ये पाई चार्ट जो है वो किस तरीके का डाटा शो करता है। So overall the data shows that they have not spent much time on the unnecessary items or miscellaneous. After spending on grocery, which is the utmost importance, they have spent a significant amount on education. The least money is spent on miscellaneous items after spending on their rent, which is their liability, right। अब यहाँ पे रेंट की जो बात है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी कि रेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेंट है। तो इसीलिए रेंट को उन्होंने पहले प्रायोरिटी दी है। Thus, it is evident that 85% of their total amount of money was spent on their liabilities, whereas only 15% was spent on other items that might not be necessary to spend on। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल लास्ट में ये बोल दिया कि यहाँ पे ये दिखाया है कि 85% of the total expenditure was on main expenses like clothes, grocery, एजुकेशन, ठीक है, इस चीज पे इनका एक्सपेंडिचर था। बट जो बाकी का 15% है वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है लाइबिलिटीज, जिसका जो ज्यादा नेसेसरी नहीं थी उसके ऊपर उन्होंने ये बाकी का 15% जो है वो स्पेंड किया। तो आई होप ये ग्राफिकल सिचुएशन वाला आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्वॉट एनालिसिस वन। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और उसी के बेसिस पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे अवेलेबल है। सो गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स, राइट। तो अब यहाँ पे गुरमीत कौर जो है वो हमारे एक स्टूडेंट है, और उसको क्या करना है कि शी वांट्स बेसिकली एन एडमिशन टू इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स। सो सबर्ब्स मींस बेसिकली विच इज सब अर्बन एरिया,
ठीक है। तो शी बिलोंग्स टू नियर बाय विलेज एंड हैज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर। अब उसके पास इतना टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो इस वजह से शी हैज द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। तो उसके पास कट ऑफ तो है एंड दैट इज वाई शी इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट स्कॉलरशिप और पार्शियल स्कॉलरशिप। कंप्लीट मतलब कि उसकी पूरी जो फीस है दैट विल बी कवर्ड इन स्कॉलरशिप बाय द कॉलेज इटसेल्फ, राइट। पार्शियल स्कॉलरशिप में ये हो सकता है कि वो कुछ पार्ट ऑफ द फीस वो पे कर देगी और बाकी जो है वो कॉलेज जो है उसके लिए केयर करेगा, राइट। सो अब वो होप कर रही है दैट यू नो शी वुड बी गेटिंग दिस कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। लेकिन उसने क्या किया है, उसने अपने पॉइंट्स बनाए, ठीक है, उसने अपने स्वॉट पॉइंट्स बनाए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इन्हीं पॉइंट को देखते हुए उसने यहां पर क्या किया है, उसको ये डिसाइड करना है कि वेदर शी कुड टेक द एडमिशन इन दैट इंजीनियरिंग कॉलेज और नॉट, ठीक है। वो अब आपको डिसाइड करना है जो इसने स्वॉट पॉइंट्स बनाए हैं उसके बेसिस पर। तो देखते हैं क्या स्वॉट पॉइंट्स हैं। स्ट्रेंथ्स में सबसे पहला है कि उस कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है दैट इज स्ट्रॉन्ग करिकुलम। स्ट्रॉन्ग करिकुलम है भाई, क्वालिटी फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी भी है वहां पर, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स हैं, बहुत सारे एक्टिविटी क्लब्स हैं, ग्रीन लोकेशन है, ठीक है, एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरियाज। प्रॉक्सिमिटी मींस के अटैचमेंट, ठीक है, क्लोज अटैचमेंट, ठीक है, क्लोज अटैचमेंट जहां पे होती है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमिटी। तो उसके आसपास, कॉलेज के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं ये काफी मतलब जनरल है। इनके अंदर हम ये देखेंगे कि ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं इनकी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर हम इस तरीके से अगर किसी कॉलेज के बारे में हम देखें तो इससे बहुत सारे अलग अलग चीजें जो है वो हम देखते हैं जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब। आफ्टर दैट वी हैव वीकनेसेस। अब वीकनेसेस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लैक ऑफ डाइवर्सिटी वहां पर है, ठीक है। वीकनेसेस में हमारे पास क्या आ जाती है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। फिर आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर की प्रॉब्लम्स भी है स्टूडेंट्स में। कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज की बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन है, वो यूज ही नहीं किए जाते इतने ज्यादा। लैक ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स टू आउट स्टेट स्टूडेंट्स। सो बाहर के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं की गई है। फिर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। अब ये जितने भी वीकनेस के पॉइंट्स है ये काफी मेजर वीकनेस पॉइंट्स है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेंथ के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करें तो वीकनेस के पॉइंट्स जो है उनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा मेजर हैं, राइट। अपॉर्चुनिटीज में देखते हैं देर इज अ प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च। प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च है, पार्टनरशिप है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है। एलुमनाई हम बोलते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ के बाहर जा चुके हैं उनको बोलते हैं हम। एक्लेम्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी है तो उससे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। थ्रेट्स में आप देखते हैं लैक ऑफ पब्लिसिटी इन एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, पब्लिसिटी में लैक तो बहुत ज्यादा है। पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेज। फंडेड कॉलेज की तरफ जो पब्लिक का परसेप्शन है, पब्लिक की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव है एक तरीके से। डिक्लाइनिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि टेक्निकल स्टूडेंट्स की तरफ जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। एंड लो एम्प्लॉय मोराल ड्यू टू बजट कट्स। अब वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर बजट कट्स लगते हैं, मतलब उनकी जो सैलरी है वो मे बी टाइम पर नहीं जाती है, तो इसी वजह से उनका जो मोराल है वो डाउन हो गया, उनका जो पढ़ाने का मोटिवेशन है वो कम है। तो अब ये हमारे पास जितने भी स्वॉट पॉइंट्स हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं और अब हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर, इनके बेसिस पे, इनको एनालाइज करके हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ
लिख सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स और इन्हीं SWOT पॉइंट्स को एनालाइज हम करेंगे, राइट। जैसे हम इन पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जो यहाँ पे जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके लिए हम या तो फेवर में उन पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे अगेंस्ट में, ठीक है। या तो हम उनको फेवर में लिखेंगे या हम उनको पॉइंट्स को लिखेंगे अगेंस्ट में, बिकॉज यहाँ पे आपको ये देखना है कि मे बी आपके लिए जो पॉइंट्स हैं, मे बी ये जो SWOT पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए, मे बी आप अभी भी फेवर में है कि हाँ गुरमीत को उस कॉलेज में जाना चाहिए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके अगेंस्ट में है कि गुरमीत को इस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जो वीक पॉइंट्स है वो हैं। तो हम दोनों देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी बोथ ऑफ देम, और दोनों इसलिए देखेंगे क्योंकि किसी के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, वो मैटर कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए वो मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, कि कौन से पॉइंट्स को आपको क्रेडिबिलिटी देनी है, कौन से पॉइंट्स को आपको वैल्यू देनी है और कौन से पॉइंट्स को नहीं देनी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से आप या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो इसके इन्हीं के लिए, इसी एस्पायरिंग कैंडिडेट के लिए हमें सबसे पहले देखना है इन फेवर, राइट। अब इन फेवर देखते हैं सबसे पहले। द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स द ऑप्शंस गुरमीत वुड वे in order to take the right decision about her admission in a public funded engineering college, ठीक है। देखिए अगर आप फेवर में हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको हमें देखना है कि इन ऑर्डर टू टेक राइट डिसीजन, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें वे करने हैं। वे मीन्स कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको हमें इंपॉर्टेंस देनी है। With availability of strong curriculum, quality faculty and vibrant activity clubs, she will be assured of an enriching educational journey, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप यहाँ पर इसके फेवर में लिखने वाले हैं, तो जितने भी आपके स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट्स थे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग करिकुलम को मेंशन किया है, क्वालिटी फैकल्टी को यहाँ पे मेंशन किया है, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स को यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, और यहाँ पे इसी वजह से इन्होंने मेंशन किया है कि इन चीजों की वजह से ही शी वुड बी हैविंग एन एनरिचिंग एजुकेशनल जर्नी। इसी चीज की वजह से उसकी जो एजुकेशनल जर्नी है वो बहुत ही एनरिचिंग रहेगी, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। दो हॉस्टल फैसिलिटीज अनअवेलेबल, she may take up accommodation in the suburbs or choose to travel daily from her village। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो वीकनेस थी उसको एक तरीके से स्ट्रेंथ के पॉइंट में इन्होंने चेंज कर दिया। जो हमारा स्ट्रेंथ का पॉइंट था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रेंथ का पॉइंट था कि देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरिया, और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज करके उन्होंने क्या किया है, कनेक्शन बना दिया, राइट। तो कनेक्शन क्या बनाया कि हॉस्टल फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, बट जो रेजिडेंशियल एरिया नजदीक में है वहां पर जाकर वो अकोमोडेशन ले सकते हैं, राइट। तो आफ्टर दैट गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स में है, वो मेंशन किया गया है। पार्टनरशिप मेंशन किया गया है, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल कंपनीज ये मेंशन किया गया है, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम विल एनहांस हर प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से दे विल एनहांस हर प्रोफेशनल स्किल्स। हार्ड वर्क, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग could help Gurmeet thrive in a college even though it has a rigid and conventional culture। तो यहाँ पे अब ये बोला गया है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, उसको यूज करके गुरमीत जो है वो यहाँ पर अपनी प्लेस जो है वो बना सकती है, ठीक है। शी कुड
गो थ्रू दैट कॉलेज, वो जो कॉलेज का फेज है वो वहां से निकल सकती है, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट शी हैज टू डेवलप, ठीक है। और भले ही वहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा ही रिजिड है, कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मीन्स जो मतलब बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग जो रेगुलर होता है, ठीक है। रेगुलर आप ये भी कह सकते हो कि बड़ा ही जनरल है, कोई ऐसा क्रिएटिवनेस नहीं है वहां पर, तो बड़ा ही रिजिड और एक तरीके से मतलब प्लान्ड आउट जो कल्चर है, वो होने के बावजूद भी शी कैन सर्वाइव इन दैट कॉलेज। उसके बाद लिखा गया है कि द स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज वर्क इन फेवर ऑफ गुरमीत एंड टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी विल अलाउ हर टू मेंड द इनकरेक्ट पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स पब्लिक फंडेड कॉलेज एंड द स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में आते आते भी हमने यहाँ पर ये बता दिया कि जो लोगों की परसेप्शन है पब्लिक फंडेड कॉलेज के थ्रू, पब्लिक फंडेड कॉलेज के लिए, वो और जो ड्रॉपिंग इंटरेस्ट है बच्चों का टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, जो ड्रॉपिंग इंटरेस्ट है बच्चों का, उसके लिए भी वो जो व्यू है, वो जो ओपिनियन है, वो चेंज कर सकती है गुरमीत जब वो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डिसीजन ले लेगी, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम फेवर में लिख रहे हैं तो आप थ्रेट्स के कुछ एक पॉइंट्स को भी यूज करके अपने फेवर में चेंज कर सकते हो, राइट। नाउ लेट अस सी फॉर अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी का जो ओपिनियन है वो फेवर का ही रहेगा, कुछ का अगेंस्ट का भी हो सकता है, क्योंकि अगेंस्ट में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही मेजर पॉइंट्स है। सो यहाँ पे आप देखिए, द गिवन इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स गुरमीत्स डिलेमा अबाउट सीकिंग एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड कॉलेज दो equipped with a strong curriculum। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने फेवर में थ्रेट्स को और वीकनेसेस को यूज करके फेवर में बात चेंज की थी, अब हम यहाँ पर स्ट्रेंथ्स को और अपॉर्चुनिटीज को यूज करके नेगेटिव वे में, अगेंस्ट में बात को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भले ही वहां पर स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, इवन दो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग करिकुलम एंड देयर इज एंगेजिंग एक्टिविटी क्लब्स, भले ही वो वहां पर हैं और एबल फैकल्टी भी है, बट द कॉलेज लैक्स डाइवर्सिटी and good conduct among the students, giving rise to concerns of safe environment for a novice like Gurmeet। Novice means नौसिखिया, जो या फिर आप ये कह सकते हो कि जो नया पर्सन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब में, कोई न्यू पर्सन जो होता है उसको हम नॉविस बोलते हैं, राइट। सो गुरमीत जैसे एक नौसिखिया के लिए यहाँ पे जो सरवाइव करना है दैट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो अगेंस्ट में हमने ये मेंशन किया है कि वहां पर जो स्टूडेंट कंडक्ट है, वहां पर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वहां पर बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स का, वहां पर कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई शेड्यूल नहीं है। तो इस तरीके की चीजों की वजह से वहां पर गुरमीत का सरवाइव करना मुश्किल है। Underutilization of IT services will be further detrimental to the progress of Gurmeet's educational journey। Detrimental means, detrimental का मतलब होता है declining, उसको खराब करने वाला। Detrimental मतलब खराब करने वाला। तो ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है IT सर्विसेज की, IT सर्विसेज मीन्स कि जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी आईटी सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं कॉलेज की, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो रहा है। और कम होने की वजह से क्या हो सकता है कि उसका जो डेवलपमेंट है एजुकेशनल जर्नी में वो और डिग्रेड हो सकता है, वो और नीचे जा सकता है, राइट। एंड इट विल ऐड टू एक्स्ट्रा कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च वर्क। अब अगर कॉलेज में आपका आईटी सर्विसेज नहीं होंगी, कॉलेज में आपका साइबर कैफे वगैरह नहीं होगा, कॉलेज में अगर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अगर नहीं होंगे, तो रिसर्च वर्क के अंदर आपको बाहर जाना पड़ेगा और वहां बाहर जाने के लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इन चीजों की वजह से जो एजुकेशनल जर्नी है उनमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, राइट। इफ शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, तो अगर वो कंप्लीट या पार्शियल स्कॉलरशिप दोनों के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाती है,
arrangement of own accommodation and additional expense of students exchange program will increase her expenditure too। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बात मेंशन की गई कि भाई अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है बाय चांस अगर नहीं मिलती है तो उनका जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है और जब वो रेजिडेंशियल एरियाज में जाएंगे अकोमोडेशन के लिए तो उस टाइम पर भी क्या होगा, उस टाइम पर भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो सच ए कॉलेज एनवायरनमेंट में डैम्पन और एंडेवरिंग स्पिरिट, तो उसकी जो एंडेवरिंग स्पिरिट है, एंडेवरिंग मींस टू डू समथिंग न्यू, टू डू टू प्लान समथिंग न्यू, तो ये जो स्पिरिट है ये उसकी बिल्कुल डैम्पन हो जाएगी। डैम्पन मतलब बिल्कुल धीमी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, वो ढकी जाएगी इन सभी चीजों की वजह से। द वीकनेस एंड थ्रेट्स आउटवे द स्ट्रेंथ्स इन केस ऑफ गुरमीत। तो यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वीकनेसेस और थ्रेट्स के जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मेजर है यहाँ पर, और यही जो मेजर पॉइंट्स है इन्हीं की वजह से ये जो गुरमीत है इसको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ये अगेंस्ट का आपका मोशन रहेगा, राइट। सो इट इज रिकमेंडेड दैट गुरमीत डज नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन टू द सेड कॉलेज, राइट। सो इस तरीके से आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने बीच में एक आर्गुमेंट वाला जो और आर्गुमेंट वाला जो पार्ट है, आर्गुमेंट वाला जो टाइप है क्वेश्चन का, वो हमने नहीं किया बिकॉज वो सेम जो है वो आपको ऑलरेडी डिबेट में पता है, राइट। उसके अंदर भी आपको यही बातें डिस्कस करनी है जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन फेवर एंड इन अगेंस्ट हमने यूज किया, इसी तरीके से आपको वहां पे एक आर्गुमेंट दी जाएगी और उसके लिए आपको इन फेवर या इन अगेंस्ट लिखना है। तो यहाँ वहां पर भी आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है, राइट। इन्हीं सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या आप उसको रिजेक्ट करते हो, वो टोटली आपका कॉल है, राइट। तो ये था हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ वीडियो। यहाँ पे आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन आस्क राइट हियर, राइट। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं राइवल्स एकेडमी ऐप पे, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अदर डाउट्स सो यू कैन ईमेल अस ऑल्सो। यहाँ पे आपका नीचे ईमेल भी दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है rivalsacademy01@gmail.com, तो यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप डाउनलोड कर रहे हैं राइवल्स एकेडमी ऐप और आप ज्वाइन कर रहे हैं आपका क्लास 10th का कोर्स, राइट। सो that is all for today. Thank you, thanks a lot. We'll meet in the next video.